अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और ब्यूटीफुल और यूज़फुल वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज यहाँ पे हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 2020 से लेके आज तक जो भी जेब के एसएसबी पेपर्स हुए हैं, उनको हम बारी-बारी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे मैं पर डे एक पेपर का एक सेशन उठाऊँगा और आपके 20 मिनट ले जाऊँगा मैक्सिमम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे चीज़ें रिवाइज़ होती रहेगी। आज का जो पेपर हमने उठाना है वो है जेकेएसएसबी क्लास 4th का पेपर, और उसी का हम यहाँ पे साइनस सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, और ये 27th को ये पेपर हुआ था। अगर आपको ये पेपर्स कलेक्ट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहाँ पे आपको एक जो हमारे पास गूगल फोल्डर बना हुआ है, उसकी लिंक मैंने वहाँ पे शेयर करके रखी है। जो भी आज तक पेपर्स हुए हैं ऑप्शनल जेकेएसएसबी के, वो वहाँ पे मैंने शेयर किए हैं, उनको आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। बाकी जो मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनोगे। ये कहीं पे अगर कोई भी मिस्टेक होगी आप उसको रेज डाउन करोगे या टेलीग्राम पे या कमेंट्स में, आई विल एड्रेस दैट। बाकी चलिए अपने वीडियो की ओर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बोलता हूँ, ये जो ये पेपर है ना, ये क्लास 4th का पेपर है जो 27th को शिफ्ट हुआ था। उसी पेपर को मैंने आज यहाँ पे लाया है और उसी का हम साइंस सेक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो विटामिन के रिलेटेड है। विटामिन के रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में। अब यहाँ पे देखिए 68 क्वेश्चन नंबर है। ये सीधे पूछ रहा है कि जो हमारे पास ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं ना, या कोई वुंड होता है उसको हील होने में टाइम लगता है, वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ना वो है विटामिन सी। आई होप आप सबों ने यही आंसर किया होगा। सीधी सी बात है, विटामिन सी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है जिसको आप स्कर्वी बोलते हो, और स्कर्वी यही होता है जो हमारे पास ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है ना। अब यहाँ पे दूसरा आता है विटामिन के। अब जो ये विटामिन के होता है ना, इसकी वजह से भी एक्सेस ब्लीडिंग होती है। अब वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जिसमें विटामिन के की डिफिशियंसी होती है ना, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से जो वुंड होता है ना वो जल्दी से हील अप नहीं हो पाता है, और उसी की वजह से ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। अब इतना भी आपको याद रखना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हम मूव ऑन करते हैं, कुछ विटामिन को देखेंगे यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, यहाँ पे विटामिन के रिलेटेड थोड़ी सी डिटेलिंग है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिस पे मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स दिए हैं आपको, जिससे आप विटामिन को इजीली याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली चीज, विटामिन हमारे बॉडी में इनबिल्ट नहीं होते हैं, ये हमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी लेने पड़ते हैं, जो वेजिटेबल्स के या मल्टीपल सोर्सेज से हम लेते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल हमारे बॉडी में ही रहते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारे बॉडी में वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं। जैसे ही हमने क्या किया, यूरिनेट किया, वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नाउ जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमारे पास 4 तरह के आते हैं, जिनको आप एक ट्रिक से याद रखते हो, जो कीड़ा होती है, KEDA। ये आपको पता होगी, ये मैंने वीडियो में भी ये ट्रिक्स बताई है कैसे हम इनके साइंटिफिक नेम्स भी याद रख सकते हैं ना। वैसे ही जो हमारे पास B1 के बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन आते हैं, और उनके साथ साथ सी विटामिन जो आता है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल में आता है ना। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा विटामिन ए को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है रेटिनॉल, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, वो हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये याद रखना, विटामिन ए रेटिनल होता है और इसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। डी को कैल्सिफेरॉल से आप याद रख सकते हो, एर्गो कैल्सिफेरॉल याद रखिए, कॉलिकैल्सिफेरॉल याद रखिए, इसकी वजह से रिकेट्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नाउ इसके बाद ई, जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है या इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विटामिन के, जिसको आप फाइलोकेनॉन भी कहते हो। जब मैंने अभी बोला था जो ब्लीडिंग इसकी वजह से होती है, एक्सेस ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से नहीं होती है, जब हमारे पास विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे पास B1 में सबसे इंपॉर्टेंट, बी में पूछा जाता है, B1 बी कॉम्प्लेक्स में, जिसको थाइमाइन भी कहा जाता है, और इसी की वजह से बेरी बेरी भी हो जाता है। ये भी आप याद रखोगे। और इसके अलावा जो विटामिन सी है, जिसको एस्कोकॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी वजह से स्कर्वी हो जाती है, जो हमने अभी देखा था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे
डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, अगर आपके डिफिशिएंट प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स आपके बॉडी में कमी हो उन चीज़ों की, तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, वो है मेरामस, खुदा बचाए। नाउ आयरन की डिफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया। और अगर बोला जाएगा आयोडीन की डिफिशिएंसी से क्या होता है, वो होता है ग्वाइटर। ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस स्लाइड में थी जो मैंने आपके सामने रख दी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें विटामिन पे आया था। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर विटामिन पे आया था, वो सीधे बोल रहा था नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होती है। पहले ये विटामिन की डिफिनेशन बोल रहा है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरत होते हैं। ना यहाँ पे आपको बोलना है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, वो होता है विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है, जो हमने अभी देख लिया। अब आपको बस इतना बोलना है, अभी वो चीज़ भी हमें बोलनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बस इतना बोलिए इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, किसका, विटामिन ए का, और ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये भी आप मुझे बताओगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये कुछ ब्रांचेस है नीचे, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी ब्रांच डील करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इसका आंसर करिए, फिर मैं बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, जिसको हम गैस्ट्रो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। वो डील करता है जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके साथ वो डील करता है ना। पहला चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था इलेक्ट्रोलॉजी। इलेक्ट्रोलॉजी में एक प्रोसेस आती है इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से क्या करते हैं, जो हमारे पास बॉडी पे हियर होते हैं ना, उनको रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलॉजी। उसके साथ डील करता है इलेक्ट्रोलॉजी, ये आप पता याद रखोगे। इसके बाद होता है एंटोमोलॉजी, ये भी आपको सबको पता है, ये किसके साथ करता है, इंसेक्ट्स के साथ डील करता है, और उनकी जो इंटरेक्शन होती है ह्यूमंस के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, उसको ये स्टडी करता है। नाउ इसके बाद आता है जीनियोलॉजी। अब ये किसके साथ करता है, ये आपके जो आपका एंसेस्ट्रियल ब्रांच होती है ना, यानी आप किस मतलब जीन के साथ बिलोंग करते हो, आपके एंसेस्टर्स कौन थे, उसके साथ ये जीनियोलॉजी डील करता है। और एक हमारे पास होता है गाइनोलॉजी। अब गाइनोलॉजी क्या होता है, वो डील करता है जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ, जिसको आप गाइनो भी कहते हो ना, जो उसके डॉक्टर होती है जो उनके साथ डील करती है, वो होती है गाइनोलॉजी। आई होप इसमें वो चीजें मत होती, इसीलिए मैंने ये सारे ब्रांच आपको एक्सप्लेन कर दिए। बाकी भी कुछ ब्रांच होती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था तभी मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात हो रही है कि आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जहाँ पे गैशियस फेज में अगर कोई मैटर है वो चेंज होता है किसमें, वापस लिक्विड स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं। उसको सीधी सी बात है, सबों ने आंसर किया होगा, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे हमारा रेन होता है ना, रेन क्या है प्रोसेस, ये एक साइकिल होता है जब हमारे पास वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट होके जैसे ही उसकी ऑपरेशन हो गई, वो किस में जाता है, एटमॉस्फेयर में। जैसे ही वो अब जाता है तो वहां पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कंडेंसेशन हो जाती है, और ये वेपर्स जो है क्लाउड्स की शेप लेते हैं, और फिर फर्दर कंडेंसेशन जब इनमें हो जाती है तो ये रेन की सूरत में वापस अर्थ पे आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को जो हमारे पास गैशियस स्टेट से एक मैटर लिक्विड स्टेट में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जैसे आपको पता ही है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ जो हमारे पास मैटर है वो टोटल कितनी है, 7 है, लेकिन हम कितनों को जानते हैं, हम 5 को जानती है, जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये हमारे पास 5 स्टेट्स हैं जो हमारे पास वेल नोन है, ये आपको याद रखनी है। नाउ यहाँ पे दूसरी है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर आपको पता ही है, कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स है या कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास डायरेक्ट ए सॉलिड स्टेट से किसमें, वेपर स्टेट में चेंज हो सकते हैं अपॉन हीटिंग, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या किस लिए होता है, जब हमारे पास कोई मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है, जब हम 2 प्योर सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जांपल मेरे पास साल्ट एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा मेरे पास वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, जब मैं इनको आपस में मतलब मिक्स करता हूं तो यहां पे एक मिक्सचर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट विथ वाटर, इतना आपको पता ही होगी। अब यहां पे देखिए, इसी में
जो ये मिक्सचर होता है ना, अगर इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में मतलब चेंज हो सकता है, जैसे हमारे पास कैम्फर होता है, या आप आयोडीन ले सकते हो, वो भी हमारे पास डायरेक्ट किस में चेंज हो सकता है, इसमें वेपर्स में, सॉलिड स्टेट से वेपर्स में, या नेफ्थलीन होता है हमारे पास, वो भी डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो ये हमारे पास इन सब्सटेंसेस को क्या करने लगता है, सेपरेट करने के लिए लगता है फ्रॉम ए मिक्सचर। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मैं बोलूंगा जिनसे आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं, हमें दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। एक तो हिटीरियोजीनियस मिक्सचर होता है जो सबों को पता है, दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जो मैंने अभी NaCl और वाटर का मिक्सचर बनाया था ना, जिसमें आपको समझ नहीं आता है इसके साथ मिक्स क्या है जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो पूरा घुल मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही पेबल्स डालूंगा वाटर में, तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो कि ये पेबल है और ये वाटर है, तो इसको बोला जाता है हिटीरियोजीनियस मिक्सचर। इनको आपस में सेपरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। जैसे अगर हिटीरियोजीनियस मिक्सचर है, हम सिंपली पिकिंग यूज कर सकते हैं, हैंड पिकिंग। जैसे आपने देखे होंगे ना, राइस से कंकर निकालना, वो हम सीधे किससे कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। दूसरा होता है थ्रेशिंग। जैसे आपने देखा होगा ना, जहां पे हम स्टार्क से ग्रेन्स निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम डायरेक्ट क्या मारते हैं, उस स्टार्क को जोर से किसी की तरफ मारते हैं तो उससे ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, तो उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। दूसरा होता है विनोविंग, जिसमें हम विंड की मतलब मदद लेते हैं और एक मिक्सचर को, जो हैवी होता है दूसरा लाइटर होता है, उनको आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारे पास वैसे ही सिविंग होता है। तीसरा सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है इसमें, जैसे ही हमारे पास कोई मिक्सचर होता है, उनको हम एक बोलते हैं ना स्टिल पोजीशन में रखेंगे। जो मिक्सचर बारी होगा, जैसे हमारे पास मड और वाटर का मिक्सचर है, मड जो आती है वो नीचे बैठ जाती है और वाटर ऊपर अपनी तह अलग बनाता है, वैसे ही उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जैसे ही हम इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, जैसे ही हम इस वाटर को सेपरेट करते हैं, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। डिकेंटेशन प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन के बाद, जब ये एक स्टिल पोजीशन में होता है, फिर हम वाटर को बाहर निकालेंगे, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। और एक होता है सिंपली फिल्ट्रेशन, जैसे आप गर्म रोजाना में यूज करते हो, फिल्टर्स को यूज करते हो, वो एक मिक्सचर को मतलब वाटर से दूसरे जो इसमें मतलब होते हैं ना केमिकल्स या वगैरह चीजें होती है, इसके साथ मिक्सअप होती है, तो उनको वो सेपरेट कर देता है। इतना तो आपका किसका हो गया, ये आपका हिटीरियोजीनियस मिक्सचर के लिए हो गया। अब यहां पे दूसरा होता है, अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है इवोपरेशन, जो मैंने पहले ही बोला था। इवोपरेशन मींस हम हीट देंगे, फॉर एग्जांपल साल्ट वाटर को हम हीट देंगे, वहां पे साल्ट वहीं पे रहेगा लेकिन वाटर इवोपरेट हो जाएगा, हो गया हमारा साल्ट बाहर। ऐसे ही हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे इसमें हम एक मशीन का यूज करते हैं, अगर आपको पता होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें हमारे पास एक बॉडी जो होती है ना, वो मोशन में होती है, सर्कुलर मोशन में होती है, लेकिन जो इसका फोर्स मतलब इस पे इंप्लीमेंट होता है ना, वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। एक तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ये आपको याद रखना है, फोर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास क्रीम करना होता है ना अलग किससे, जो हमारे पास मिल्क से होता है, वहां पे हम ये इस फोर्स का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जहां पे हम लिक्विड को सॉलिड से अलग करते हैं, उसको स्पिन करके। इतना आप याद रखोगे। ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। दूसरा होता है सब्लिमेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास होता है डिस्टिलेशन में क्या हम देखते हैं, हम देखते हैं अगर हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड्स है, आपस में मिसिबल है वो, तो उनका अलग अलग हम देखते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट मत है, वहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, डिस्टिलेशन की। अगर उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स थी। इसके अलावा भी हमारे पास कैमेटोग्राफी है, जिसके थ्रू हम ड्रग्स को ब्लड से ये करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कुछ प्रोसेसेस है जिनसे हम मिक्सचर्स को अलग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, इसको भी हम समझते हैं। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया और इसके साथ मैंने H2 हाइड्रोजन क्या किया, मिक्सअप किया। अब इसको जब जैसे ही मैं हीट देता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे मेरा कॉपर अलग हो जाता है और मुझे वाटर मिल जाता है। इस इक्वेशन को देख लेना, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का समझ आ जाएगा। देखिए जैसे ही अगर आप देखोगे यहां पे कॉपर ने लॉस किया, क्या किया, लॉस किया किसको, ऑक्सीजन को। जब भी कॉपर ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी रिडक्शन हो गई, क्या हो गई, रिडक्शन। यहां पे जो H2 ने, इसने गेन किया किसको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो यहां पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ये आप याद रखोगे। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है ये वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सबस्टेंस क्या करता है, गेन करता है ऑक्सीडेशन, ये ना ऑक्सीजन को करता है गेन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं ये एक लॉस करता है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को या इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा। जब भी एक केमिकल रिएक्शन में एक सबस्टेंस गेन करेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। या आप बोल सकते हो लॉस करेगा किसको, ऑक्सीजन को, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये आप याद रखोगे, इससे आपको समझ आ जाएगा इस इक्वेशन से। आई होप ये आपका क्लियर होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा सा मतलब इसमें ना थोड़ा सा पता होनी चाहिए चीज़ों का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेजर क्वांटिटी ऑफ ओजोन कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। आपको बोलना है कि कौन सा यूनिट यूज होता है जिससे हम किसको मेजर करते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ ओजोन देखते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए ओजोन है क्या। ओजोन सीधी सी बात है, ये हमारे पास 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे आप बोल सकते हो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। और ये एक डेडली पॉइजन है, क्या है, डेडली पॉइजन, बहुत डेंजरस होता है। फाउंड कहां पे होता है ओजोन, ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा, ये भी आप याद रखोगे। दैट इज अगर आप अर्थ की सरफेस पे देखोगे वो 20 to 30 किलोमीटर के अबो आता है, मतलब इस रेंज में ये आ जाता है। इतना आपको याद रखना है, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ये मिलेगा। कौन, ओजोन। क्या है, डेडली पॉइजन है। और इसका काम क्या है, जो हमारे पास यूवी रेडिएशन है ना उनको एब्जॉर्ब करना है। यूवी रेडिएशन सबको ही पता है कितने मतलब डेंजरस है, ये डिस्टर्ब करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को भी, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी। इनसे स्किन डिजीज लाइक स्किन कैंसर होता है, डैमेजिंग ऑफ आइज होते हैं, या जो हमारे पास क्रॉप यील्ड होता है, जो क्रॉप की पैदावार होती है उसमें भी डैमेज आ जाता है, या जो हमारे पास ग्लोबल रेनफॉल होती है उसमें भी इंटरप्ट आते हैं, ये आपको पता ही है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। वो है हमारे पास डॉप्सन यूनिट। आई होप आप सबों ने इसका ही आंसर किया होगा। यहाँ पे पहला है आइंस्टाइन यूनिट। ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है, ये हमारे पास फोटो केमिस्ट्री में यूज होता है, जहां पे अगर आप देखोगे जो हमारे पास 1 आइंस्टाइन किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ फोटॉन के बराबर ये होता है, ये भी आपको पता ही होगी। अब यहां पे और एक है जिसको हम बोलते हैं पॉइज। ये किसका यूनिट है, ये हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट है, डायनामिक विस्कोसिटी का, जिसको आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हो, इसी का हमारे पास ये यूनिट है। इसके अलावा हमारा बैक्यूरल है, और ये किसका यूनिट है, ये है रेडियो एक्टिविटी का, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबों का मैंने बोला, आई होप आपने ये याद रखा होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है और साइंस सेक्शन से ही आता है। यहाँ पे बात हो रही है मलेरिया वेक्टर कंट्रोल की। अब ये बोल रहा है कि एज पर जो हमारे पास WHO है, इसकी गाइडलाइंस के तहत कौन सा लिक्विड इंसेक्टिसाइड यूज होता है इस मलेरिया वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका आंसर करिए। आई होप आपने इसका आंसर भी किया होगा और सही से भी किया होगा। और इसका करेक्ट आंसर है वो है DDT। कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो आप याद रखिए पहले। वो होता है हमारे पास डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरो इथेन। क्या मैंने बोला? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये आप याद रखोगे, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। अब यहां पे एक चीज आई थी, वो हम पहले समझ लेते हैं। एक तो हमारे पास वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है, दूसरा हमारे पास कैरियर होता है। क्या होता है? कैरियर होता है। दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, अगर पहले कैरियर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पर्सन ए है और पर्सन बी है। ये मैंने दो पर्सन्स बनाए। ड्राइंग पे मत जाइए, मेरे को ऐसी ही ड्राइंग आती है। अब इस जो हमारे पास ए पर्सन है ना, इसको डिजीज एक्स है। अब इसको सिम्टम्स इसके पता है या नहीं भी पता है, लेकिन इसको डिजीज एक्स है। अब ये गया किसके पास? ये गया बी के पास। किसके पास? पर्सन बी के पास। अब ये डिजीज एक्स किसको भी लग गई? पर्सन बी को भी लग गई। अब ये डिजीज है ना, ये डायरेक्ट ए से किसको लग गई? बी को लग गई। और ए जो बन गया ना, वो कैरियर बन गया किसका? डिजीज एक्स का। इतना आप याद रखोगे, ये होता है कैरियर। अब हमारे पास दूसरा आता है वेक्टर। फिर से हम पर्सन ए, ये हम पर्सन बी बनाते हैं। अब इसको डिजीज वाई है। क्या है? अब इस वक्त मैंने बोला इसको डिजीज वाई है, लेकिन इसको किसी फॉर एग्जाम्पल किसी इंसेक्ट ने काट लिया। फॉर एग्जाम्पल हम मॉस्किटो मानते हैं। अब मॉस्किटो ने इसको काट लिया। अब ये मॉस्किटो जब इसको काट के गया ना, ये मॉस्किटो फिर से इस पर्सन के पास गया। अभी तो ये ठीक है, इन्फेक्टेड ये वाला था। अब ये डिजीज वाई जब इसने काट लिया, ये इसको भी लग गई। अब ये इस वाई का जो कैरियर कौन इस वक्त बन गया? वो मॉस्किटो बन गया। तो इसको बोला जाता है वेक्टर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ इसी को कंट्रोल करने, मलेरिया का वेक्टर कौन होता है? वो हमारे पास सिंपली सबू को पता है। मलेरिया एक क्या है? प्रोटोजुअन डिजीज है। पहले ये भी आपको पता होगी। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है इसका? वो हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है। ये भी आपको पता होगी। और अगर पूछा जाएगा वेक्टर कौन होता है इसका, मतलब किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, जो हमारे पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आती है, उसके थ्रू ये ट्रांसफर होती है। कौन? मलेरिया। आई होप ये आपको याद रही। ये भी आप दिमाग में रखोगे, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो प्लाज्मोडियम इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। यहां पे मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, एक स्लाइड शेयर करूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट उठाओगे और उसको एक बार चेक करोगे। अब इस स्लाइड को देखिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट उठाइए। जो मैंने ये हाईलाइट करके रखे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको एक साइड से डिजीज मिलेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे ट्यूबरकुलोसिस, जो किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये होती है। और दूसरी तरह से इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी डिजीज है। वैसे ही आप यहाँ पे एंथ्रेसिक और ब्लैसियस एंथ्रेसिस से ये हो जाती है। ये आप याद रखोगे। यहाँ पे इसको सीधे बैक्टीरिया से कौन होती है, प्रोटोजोअन से कौन होती है, वर्म्स से कौन होती है और वायरसेस से कौन होती है। इनको आप अच्छे से जाओगे और एक बार रीड आउट करोगे, आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें से सीधे क्वेश्चन आ जाता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, 99 क्वेश्चन नंबर। हम अभी तक यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। सिंपल है, आपको बोलना है इन डिजीज में से कौन सी नहीं होती है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी नहीं है इनमें से। बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने जो पेपर डिस्कस किया ना आज, ये सेक्शन किया था साइंस सेक्शन, जो JkSSB क्लास 4th का पेपर हुआ था 2021 में, आपको पता ही है। और ये था 27th वाला शिफ्ट का पेपर है। अब हम इसी पेपर में कल कोई और सेक्शन उठाएंगे, उसमें से 5-10 क्वेश्चन रखेंगे, जिससे हमें चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी ऑन डेली बेसिस। तो ऐसे ही हम आगे चलेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अब पार्ट आते रहेंगे इसी के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पर्पस को गो थ्रू करने का। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।